अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। भारतवर्ष की भूमि सदियों से संत, महंत, योगी और ऋषि मुनियों के जीवन से बनी हुई है और हम सब महान ऋषि मुनि के वंशज हैं और हमारे रग रग में सनातन संस्कृति भरी पड़ी है। मगर क्योंकि वो है, इसको ओपन करने वाला, इसको बताने वाला हमारे पास अभी नहीं है, कलयुग की वजह से। क्या बताया? कलयुग की वजह से। संस्कृति है, हमारे अंदर भी है, आप समझे ना, हमारे बीच में है, इसको ओपन करने वाला चाहिए। क्या चाहिए? ओपन करने वाला। हमको लाना नहीं है हमारे पास, इसको ओपन करने वाला चाहिए। क्योंकि हम भारतवासी जो है ब्रह्मांड के सभी रहस्य को जानने की क्षमता रखते हैं। ये हमारी संस्कृति में, ये हमारे जीन्स में क्या है? वी आर द डेवलप्ड पीपल इन दिस वर्ल्ड। ओके, कितने सारे कंट्री में मार खा के यहाँ आए, स्टार्ट फ्रॉम द अफ्रीका एज अ ह्यूमन, और वहां से मार खाते खाते डेवलप होके हिंदुस्तान में आए। और हिंदुस्तान के अंदर ही आप खुद के आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं, जो आप खुद है। ये शरीर को तो एक दिन जलाना है, वो सुनिश्चित है। इट इज मैटर ऑफ टाइम। यस और नो? यस। और इसीलिए हम सब मानते हैं कि वास्तव में हम शरीर नहीं, आत्मा है। क्योंकि हम डेवलप है, हम कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, हम पुनर्जन्म को मानते हैं, हम सनातन सुख को मानते हैं और हम मुक्ति को भी मानते हैं। ये डेवलप्ड व्यक्तियों की सोच है, आप समझे ना। जो अंडर डेवलप्ड है वो अभी वो बात मानेंगे, समझेंगे नहीं, क्योंकि उनको वो मैच्योर्ड नहीं है। दे आर नॉट डेवलप्ड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। अगर हम समझाएंगे तो भी वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि डेवलप्ड नहीं है। सुन पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। जैसे 5th स्टैंडर्ड का बच्चा है, अगर इसको 10th स्टैंडर्ड का पढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? नहीं समझ पाएगा। तो बच्चा तो है, मगर वो उनकी मैच्योरिटी नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वो मैच्योर्ड नहीं है, सो दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। ओ, आत्मा हो सकता है, पुनर्जन्म हो सकता है, रीइंकार्नेशन, वो कर्म जैसी कोई चीज है, ये वो मानते नहीं है। क्यूरियोसिटी जरूर होती है थोड़े बहुत लोगों के अंदर, विदेशों के अंदर। स्टिल दे आर नॉट बिलीव लाइक अस। हमारे तो रूट में है। क्या है? रूट में, बाय बर्थ। तो इसीलिए हम सबको आध्यात्म विज्ञान समझना हमारे सबके लिए आसान है। अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला या अनुभवी पुरुष है तो हम समझ सकते हैं। वी आर कैपेबल इफ somebody that they can explain scientifically, not theoretically. कोई भी समझ सकते हैं, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, मगर बताने वाला एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए, बस। तो इम्पोर्टेंट बात है, हमारे पास क्षमता तो है, बताने वाला नहीं मिलता है। और बताने वाला तब मिलेगा दे आर मैच्योर्ड, नॉट द बुक्स नॉलेज। इट्स अ वेरी लिमिटेड जोन। और वो बुक्स नॉलेज से जो प्राप्त करेगा, वो कब लिखा है, किसने लिखा है, उनका क्या विजन है, पढ़ने वाले का क्या विजन है, वो समझ में नहीं आएगा। आप समझ सकते हैं, बाप और बेटी के बीच मानो कि 20, 22 या 25 साल का अंतर होता है। यस और नो? और दोनों जिंदे हैं, फिर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। जनरेशन गैप। तो 20-22 साल का अंतर होने के बावजूद भी एक दूसरे को हम नहीं समझ, बिकॉज ऑफ द जनरेशन। इट इज नॉट एज गैप। ओके,
उनके एज की अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, डिफरेंट है। तो आप समझ नहीं पाते हैं, वो आपको नहीं समझ पाते, आप इनको नहीं समझ पाते। आप समझे, सबकी सबका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, डिफरेंट है। इसको जनरेशन गैप कहते हैं। आप समझो, बाप और बेटी दोनों जिंदे हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पाती है, और वही फादर 500,000 साल पहले छपी हुई किताब को समझने बैठा है। कितना जनरेशन गैप है। तो शब्द ज्ञान तो मिल सकता है, मर्म मिल सकता है नहीं है। वी हैव गॉट अ नॉलेज, शब्दों का ज्ञान, शब्द और शब्द का अर्थ तो मिल सकता है आपको, मर्म नहीं मिलेगा। आप समझे, मर्म के लिए एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति चाहिए। यू गो बियॉन्ड द बुक्स नॉलेज, तो मर्म समझ में आएगा, अर्थ किताब में समझ में आएगा। एक्सपीरियंस, अनुभव। और एक बात ध्यान में रखो, शब्द अनुभव को व्यक्त करने का मीडिया है। शब्द इज नॉट इक्वल टू एक्सपीरियंस, ये बात समझ लेना। आप कहोगे मेरे को मेरी बेटी के प्रति बहुत प्रेम है, लगाव है, बट यू कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इट इज अ मैटर ऑफ यू कैन फील और रियलाइज। ये कोई बयान करने की बात नहीं है। और बयान करेंगे तो भी शब्दों में आएगा नहीं आ सकता है ना, वहां लिमिट हो जाएगी। The word is to express in some limit, but not as it is. तो अनुभव को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर शब्दों के माध्यम से हम प्राइमरी या बेसिक बात बता सकते हैं। That's it. So that is the limitation of words in any field, not in a spiritual. In any field, word is a limit. अगर आपने कोई भी फील्ड के अंदर 50 साल बिताए हैं और वही फील्ड में आप बच्चे को सेट करना चाहते हैं और आप कहोगे मैं 50 साल का अनुभव आपको 6 महीने में बता दूंगा, इट इज नॉट पॉसिबल। द वर्ड इज अ लिमिट। थोड़ा बेसिक बता सकते हैं, बाद में तो वो जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तभी ही समझ में आएगा। ये कोई एक्चुअली कहीं बताने की बात नहीं है, अप्रोक्सीमेट आप बता सकते, इतना ध्यान रखो। मगर हर व्यक्ति को अपनी परिस्थिति में समझ में आएगा कि हमको क्या करना चाहिए। वो भी जब उसमें पास हो गए तभी तो एक्सपीरियंस होगा कि सही है गलत है, सही है गलत है। क्योंकि हर व्यक्तियों की परिस्थितियां अलग अलग होती है। उनके जमाने में परिस्थिति अलग थी, विचारधारा अलग थी, तो इसके लिए अंडरस्टैंडिंग भी अलग था। अभी की परिस्थिति अलग है, विचारधारा भी अलग है, अंडरस्टैंडिंग की अलग है। तो उनकी सभी बातें हमको हेल्प नहीं करेगी, गलत भी नहीं है और हेल्प भी, क्योंकि परिस्थिति बदल गई। हाँ जी, आप समझे ना? हाँ जी। तो कहने का मतलब, ये स्पिरिचुअल साइंस का मतलब क्या है? दिस इज नॉट अ न्यू साइंस, दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस ऑन अ बेस ऑफ लॉ ऑफ नेचर, एंड साइंस इज ऑलवेज हियर। Nobody can create the science, और साइंस के बिना दुनिया ही नहीं है। और हम जिस दुनिया को देखते हैं वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से देखते हैं। बिहाइंड द रिलेटिव व्यू पॉइंट देयर इज अ साइंस। और क्योंकि हमारी सोच लिमिटेड है, हम हर बातों को रिलेटिव व्यू पॉइंट से देखना चाहते हैं। एंड द रियल व्यू पॉइंट एंड द फैक्ट इज बियॉन्ड द रिलेटिव ट्रूथ। रिलेटिव ट्रूथ वो सेंसेस से आप फील कर सकते हैं, रियल ट्रूथ विजन से समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये सेंसेस का काम नहीं। Somebody they realize the soul. It is not matter of your vision. It is beyond. आप समझे? कोई साइंटिस्ट कुछ रिसर्च करेगा तो ये सेंसेस का सब्जेक्ट नहीं। They go beyond. Then they understand the science. तो साइंस का मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट व्यू पॉइंट ऑफ द पर्सन। ये कोई व्यक्ति का व्यू पॉइंट नहीं है, सबके लिए लागू होगा और सबके लिए एक ही होगा।
और परिवर्तनशील नहीं होगा। और जो परिवर्तनशील है वो रिलेटिव होते हैं, और इसीलिए वो हमारे लिए कभी आगे जाने का बेस नहीं बन सकता है, क्योंकि वो खुद ही चेंज हो जाएगा, फिर क्या मतलब रहेगा। सो इट इज टेम्पररी हेल्प। रिलेटिव ट्रूथ इज अ टेम्पररी हेल्प ऑफ कोर्स, बट दे कैन नॉट गिव यू द परमानेंट सॉल्यूशन। परमानेंट सॉल्यूशन वो नहीं दे सकता है, टेम्पररी हेल्प कर सकता है इन अवर डे टू डे सोशल लाइफ। तो साइंस का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ, और कुदरती कानून के ऊपर कोई नहीं। वी ऑल आर अंडर द लॉ ऑफ नेचर। मगर वो धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे मैं समझाऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि हम सब इस दुनिया के अंदर जब हमने जन्म लिया और हमारे पास जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी आई, अंडरस्टैंडिंग आया, तो हम सब अपने लेवल से हैप्पीनेस फील करने का, अचीव करने का प्रयास करते हैं। छोटे होते तो खेलने में आनंद महसूस करते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो पढ़ने में आनंद महसूस करते हैं, इससे बड़े होते हैं तो जॉब, बिजनेस या तो पैसा कमाने में आनंद महसूस करते हैं, उससे बड़े होते तो शादी करना, इससे बड़े होते तो बच्चे करना, फिर इसका लालन पालन करना, इसको बड़ा करना। ये हमारे लिए सब्जेक्ट होता है इंटरेस्ट का। अगर वो अच्छा बिहेव करता है तो हम हैप्पीनेस फील करते हैं। यानी हर परिस्थिति में हमारी हैप्पीनेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है, डिपेंड ऑन सर्कमस्टेंसेस। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम अपने जीवन में सब कुछ करने के बाद हम जो कुछ भी पाते हैं फॉर अवर हैप्पीनेस, हमने परिवार बनाया, पैसा बनाया, खुद का मकान बनाया, बंगला, मोटर, गाड़ी और सब कुछ, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, सब कुछ लिया हमने और यूज भी किया, क्योंकि ये सब कुछ में हमने सुख समय समय पे माना था और वो हमको मिला। मगर एक दिन तो छोड़ना ही है, वो चॉइस नहीं है, और शरीर भी छोड़ना है। तो फिर व्हाट यू अचीव इन योर लाइफ? आपने क्या अचीव किया? शरीर भी छोड़ना है और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन भी, तो फिर आपने गेन क्या किया? बच्चे नहीं, बच्चे अल्टीमेटली आपने क्या गेन किया? बच्चा की लाइफ भी तो अलग होगी ना फिर तो। एवरीवन इज सेपरेट। आप निमित्त है उनके, उनकी लाइफ क्या है? अलग है, उनकी सोच भी क्या है? अलग है, उनका जीवन भी अलग होगा। थोड़े समय के लिए आपके साथ रहेंगे, बाद में अलग लाइफ हो जाएगा, सोच, बोझ, फैमिली सब अलग हो जाएंगी। आप समझे? तो हमने गेन क्या किया? जो पाया, एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस? वो भी साथ में नहीं आएगा। कर्म जाएंगे साथ में आपके, कर्म तो जाएंगे, मगर यहाँ जो पाया उसमें से कुछ नहीं जाएगा, और हम इसमें सुख मानते हैं, और कुछ लेना है, ले जाना है, पॉसिबल नहीं है। जिसमें सुख माना वो भी नहीं, जिसमें सुख माना वो मेहनत करके प्राप्त भी किया, फिर बाद में छोड़ देना। तो आखिर हमने पाया क्या? हमने दिया, दुनिया को दिया। हमने अपने जो भी नॉलेज हमने बनाई, तो सब जाने से पहले हमने दुनिया को देके फिर हम चले गए। तो आपने, मैं वही तो कहता हूँ, आपने गेन क्या किया? आपकी लाइफ ने, आपकी लाइफ जो पूरी चल रही थी और खत्म हुई, आपने आपके लिए क्या अचीव किया? दैट इज माय क्वेश्चन। कर्म अचीव किए बस। कई लोग कहते हैं कि आपने अपने लाइफ के अंदर क्या पाया? बोला कुछ नहीं। तो बोला कुछ नहीं पाने के लिए जीते। आखिर हम पैदा क्यों हुए हैं? सब समझाता हूँ धीरे धीरे, आपको थीम समझ में आएगा, क्योंकि उस बारे में हमने कभी सोचा नहीं है। मेरा कहने का मतलब, सोचा ही नहीं है तो फिर कैसे वो उसकी समझ आएगी? तो हमने कभी सोचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है
हम अज्ञानता से मानते हैं कि हम शरीर है। अगर शरीर है तो फिर छोड़ के क्यों जाते हो? अगर तुम्हारा है तो फिर छोड़ के क्यों जाते हो? इफ यू आर बॉडी तो फिर छोड़ के क्यों जाते हो? बॉडी तो यहाँ जला दी जाएगी, तो रीइंकार्नेशन रीबर्थ किसका होगा? बॉडी का होगा। सोल का। तो आप सोल है या बॉडी है? सोल। तो कंफ्यूजन समझ में आता है? हम सोल भी है, बॉडी भी है, दोनों ही है। हम सोल के लिए भी जी रहे हैं, बॉडी के लिए भी जी रहे हैं, आप समझे? मगर ये कंफ्यूजन है। क्या है ये? कोई सॉल्यूशन नहीं है। नॉलेज है, सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि हम भारतवर्ष में पैदा हुए तो आत्मा को तो मानेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। भले अनुभव है नहीं है या डिटेलिंग है या नहीं, वो अलग सब्जेक्ट है, बट वी बिलीव, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। रीबर्थ को भी मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को भी मानते हैं। तो प्रश्न ये है, नाउ वी स्टार्ट द फंडामेंटल। हम इस दुनिया में सुख प्राप्त करने के लिए अपने अपने समय में अपनी क्षमता के मुताबिक प्रयत्न करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए। वी ट्राई टू गॉट हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इज अ बिलीफ और नेचर ऑफ मटेरियल। आप सबको भी इन्वॉल्व होना है, आप दोनों को। सुख वो साधन का स्वभाव है या हमारी बिलीफ है? आपको आंसर देना है। बिलीफ है हमारा। फिर से पूछिए, सुख साधन का? सुख, हमको सुख चाहिए और सुख के लिए हम प्रयास करते हैं। तो मेरा प्रश्न है, सुख इंस्ट्रूमेंट का स्वभाव है या हमारी बिलीफ है? आपने उत्तर तो सही दिया कि बिलीफ है, मगर मानते हैं सुख इसमें से मिलता है। टेम्परेरी नहीं, टेम्पररी भी बिलीफ नहीं तो टेम्पररी भी नहीं मिलेगा। हाँ, जैसे कार खरीदी तो टेम्परेरी बिल। मैं यही कहता हूँ, टेम्पररी भी आपकी बिलीफ है तो तभी मिलेगा। तभी मिलेगा। कि कार भी बिलीफ नहीं है तो टेम्पररी भी नहीं मिलेगा। आइए सचिदानंद, कोई बात नहीं। जय सचिदानंद। तो टेम्पररी भी तब मिलेगा बिलीफ है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। सोच के ऊपर है, लेकिन किसी वही तो मतलब भी बिलीफ हो गई ना। किसी को सोच का मतलब भी तो बिलीफ है ना भाई। सोच का मतलब क्या है? बिलीफ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट को तो हम जानते ही नहीं, सिर्फ बिलीफ के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड है, हमारी थॉट्स डिपेंड है, हमारा विजन डिपेंड है। फैक्ट तो हम जानते ही नहीं। एक व्यक्ति कहता है पैसे में सुख है, सुख की बात करता, पैसा जरूरी है कि नहीं वो दूसरा सब्जेक्ट है। अभी हैप्पीनेस, सब्जेक्ट को हैप्पीनेस टॉक करते हैं। ओके, पैसे में सुख है ऐसा मानने वाला वर्ग है। दूसरा कहता है मैं तो सन्यासी हूँ, पैसे को टच भी नहीं करता और टच नहीं करना ही मेरा जीवन मेरा है। सुख है। तो ये दोनों क्या हो गए? बिलीफ है। किसी को गलत सही नहीं कह सकते, अपनी अपनी जगह पे वो सही है। एक कहता है शादी करने में सुख है, दूसरा कहता है शादी न करने में सुख है। अपनी अपनी